गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शैलेश रावत, JEE नीट एक्सपर्ट। ऐसा नहीं कि JEE नीट एक्सपर्ट ही हूँ। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं KVPY, तो KVPY को भी एटलीस्ट मैं अभी गुजरात में हूँ, तो गुजरात में KVPY को चमकाने का कि KVPY क्या होता है इसकी इन्फॉर्मेशन देने के जो क्रेडिट जाते हैं उनमें से एक मेरा नाम भी लिया जाता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि KVPY क्या होता है, बच्चों में इसकी जागरूकता लाने का काम सर आपने किया है, तो अच्छा लगता है बस। तो आज KVPY 2020 का अनाउंसमेंट आया है। बीच में ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि KVPY वालों ने मना कर दिया था कि इस साल हम हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, बट जब सिचुएशन कोविड से नॉर्मल होने लगी तब उन्होंने अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे प्लान किया। तो आज बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं KVPY क्या होता है, KVPY से क्या फ़ायदे हैं, उन सब से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो KVPY एग्ज़ाम का सबसे पहले बात करेंगे हम गेट टुगेदर। तो KVPY एग्ज़ाम देश में होने वाला ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों को वैज्ञानिक बनने का रास्ता मिलता है। इंडिया के सबसे टॉप लेवल के कॉलेजों में जाने का जहाँ से रास्ता मिलता है वो है KVPY। तो मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को। KVPY का पूरा नाम किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। KVPY का पूरा नाम होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात है इसकी। ये एग्जाम कौन करवाता है? तो IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। जी हाँ, इसरो का खुद का जो कॉलेज है, इसरो का नाम तो आप सब जानते हैं, याद है? टैक्सी से भी सस्ती रेट में अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो इसरो वर्ल्ड में फेमस है इस चीज़ के लिए। तो इसरो का खुद का इंस्टीट्यूशन है IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम को देने का फ़ायदा क्या है? अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं तो आपको इंडिया के टॉप लेवल के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें साइंटिस्ट बनने के प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाता है। तो ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। KVPY का जो है एग्ज़ाम आज से लगभग 20 साल पहले चालू हुआ था। धीरे धीरे करके इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया में कोई टाइम ऐसा था कि केवल इंजीनियर और डॉक्टर बनने का क्रेज़ था, बट पिछले कुछ सालों से साइंटिस्ट बनने का भी क्रेज़ बढ़ रहा है और इसका मेन श्रेय KVPY को जाता है। बिकॉज इसरो ने इस एग्ज़ाम को प्रमोट किया तो लोगों में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा साइंटिस्ट बनने के लिए भी बात चालू हो गई। वर्ल्ड में अगर बात करें तो मोस्ट रेपुटेड पोस्ट होती है साइंटिस्ट। डॉक्टर इंजीनियर से भी अच्छी पोस्ट काउंट कर की जाती है। आपके सामने एक IITian खड़ा हो, आपके सामने एक बहुत टॉप लेवल का डॉक्टर खड़ा हो और आपके सामने अगर एक साइंटिस्ट खड़ा हो तो आपके माइंड में अगर रेस्पेक्ट वाली इमेज आएगी तो डेफिनेटली सब यही कहेंगे कि सर साइंटिस्ट के लिए ज़्यादा रेस्पेक्ट आएगा मन में, डॉक्टर इंजीनियर के लिए उतना रेस्पेक्ट मन में नहीं आएगा। तीनों शार्प माइंडेड हैं, बट जब बात रेस्पेक्ट की आती है तो अपने आप साइंटिस्ट के लिए नज़रें झुक जाती है कि भाई बहुत रेपुटेड है। अगर आप IIT से इंजीनियरिंग करते हैं तो सबके मन में एक ही चीज़ आती है, क्या पैकेज मिल रहा होगा, क्या प्लेसमेंट होगा, कितने लाख का पैकेज होगा। डॉक्टर बन के निकला है तो यही होगा, लाखों कमाता होगा, खुद का हॉस्पिटल डाल देगा या डाल दिया है। बट आपने कभी सोचा, किसी साइंटिस्ट के लिए ऐसा सोचा, किसी वैज्ञानिक के लिए ऐसा सोचा कि इसको कितना सैलरी मिलता होगा? नहीं, ऐसा किसी के माइंड में नहीं आता, क्योंकि साइंटिस्ट का मतलब है रेपुटेशन, रेस्पेक्ट। देश की रियल सेवा वो लोग करते हैं, जैसे बॉर्डर पे सैनिक करते हैं वैसे साइंटिस्ट भी देश की रियल सेवा करते हैं। इसलिए जब साइंटिस्ट की बात आती है तो पैसे की बात कोई नहीं करता कि उनका पैकेज क्या होगा, उनकी सैलरीज क्या होगी। डेफिनेटली बहुत अच्छी सैलरीज और पैकेज हैं, बट ये बात किसी के मन में नहीं आती है। देश की सेवा और देश को आगे बढ़ाने, विश्व को आगे बढ़ाने की बातें ही आती है। तो KVPY का पूरा नाम अगेन मैं बोल रहा हूँ, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसरो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, जिसका इंस्टीट्यूशन है IISC। और IISC की अगर आपको रिपोर्ट लेनी हो तो यू कैन सर्च ऑन नेट। IISC इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। रिसर्च के लिए अगर आपको जाना है तो IITs और एम्स भी इसके नीचे काउंट होती है रेपुटेशन वाइज।
अगला बात आता है कि केवीपीआई किन किन के लिए होगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो केवीपीआई के 3 पोस्ट होते हैं, के एक्स, और तीसरा जो होता है आपका, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत लिख गया, रिपीट कर रहा हूं, के नहीं है, ऐसे एस एक्स और एस बी, 3 कैटेगरी में एग्जाम होता है। ऐसे 11th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए होगा, ये 12th वाले बच्चों के लिए होता है, और ये 12th पास वाले बच्चों के लिए होता है। अब कॉमन सेंस है, साइंस ग्रुप होना जरूरी है, ये नहीं कि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी इस एग्जाम को दे देंगे। जब हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये बात तो कॉमन सेंस है। दूसरा इसकी एलिजिबिलिटी है कि बोर्ड में 75% ओपन कैटेगरी में होना चाहिए और 65% रिजर्वेशन कैटेगरी में होना चाहिए। पूरी डिटेल आप साइट पे चले जाना, यहां पर भी सेम एलिजिबिलिटी है। यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी में 60% और 50% आ जाता है बोर्ड के लिए। और शुक्र मनाओ कि ये एलिजिबिलिटी इस साल थोड़ी कम हो गई है कोविड के चक्कर में, अदरवाइज ये 80% हुआ करता था। 75% का मतलब यहां पर साइंस और मैथ से है, ना कि कंप्लीट बोर्ड के मार्क्स से ओनली, और साइंस और मैथ से उनको मतलब होता है। तो केवीपीआई कौन दे सकता है ये आपको बताया, एलिजिबिलिटी क्या है वो मैंने आपको बताई। तीसरी जो बात यहां पर आती है केवीपीआई का फायदा, और उसके अलावा तो एक चीज और देखिएगा कि 11th में जब पेपर दिया जाता है तो एग्जाम पैटर्न में आपको क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस बायो, ये इसमें अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। बच्चा बायो ग्रुप का हो या मैथ्स ग्रुप का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैथ्स वाले ग्रुप के बच्चे को बायो एलिमेंट्री लेवल का होता है वो करना जरूरी होता है, बायो वाले ग्रुप के बच्चे को मैथ्स जो एलिमेंट्री लेवल का होता है वो अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। बट 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, एनी 3 सब्जेक्ट जो आपके कॉम्बिनेशन के होते हैं JEE नीट, वो ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न की बात मैंने आपको बताई और एलिजिबिलिटी बताई। बात आती है इस एग्जाम को क्यों करें, क्या फायदा है केवीपीआई एग्जाम को ज्वाइन करने का या इस प्रोग्राम में जाने का। तो सीधी सी बात है, एडवांटेज में सबको एक बात समझ में आती है, मनी बदनाम हुई। मुन्नी नहीं बोला है मैंने, मनी बोला है मैंने, तो दिमाग थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो। सबसे पहला फायदा है स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट की तरफ से इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप केवीपीआई क्रैक कर जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल में आपको मिलेगा 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप, और हाई लेवल पर जब आपको मिलता है तो वो मिलता है 7000 पर मंथ स्कॉलरशिप। साथ में 4 मंथ्स का पैसा एक साथ मिलता है आपको। 4 मंथ का जो पैसा है बुक्स और कपड़ों वगैरह के लिए मिलता है वो एडिशनल मिलता है। तो काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है आपको केवीपीआई वाले बच्चों को। ये स्कॉलरशिप चाहे आप 11th में क्रैक करो या फिर 12th में, कभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करो। केवीपीआई का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 अटेम्प्ट है। 11th वाला बच्चा भी इस एग्जाम को दे सकता है, सेलेक्ट हो गए तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। 11th में अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो 12th में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मींस आपके पास 2 ऑप्शन है इस एग्जाम को क्रैक करने के, 2 साल तो मिनिमम मिलते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप रिसर्च में एडमिशन ले रहे हैं बीएस प्रोग्राम में, मतलब बीटेक और एमबीबीएस वालों को स्कॉलरशिप में नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप मिलता है केवल उन बच्चों को जो रिसर्च में एडमिशन ले रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको स्कॉलरशिप चालू होगा फर्स्ट ईयर से, और ग्रेजुएशन लेवल में इतना चलता है पर मंथ में, पर ईयर इतना 20,000 पर एनम में मिलता है आपको, और हाई लेवल पे इतना आपको मिलता है। तो इसका मतलब बच्चा पढ़ते पढ़ते लखपति तो बन चुका होता है, पढ़ाई तो ऑलमोस्ट फ्री हो ही जाती है। पहला फायदा जो सबको समझ में आ रहा है। दूसरा जो फायदा है, एडमिशन मिल जाता है। इस एग्जाम को क्रैक करने वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। कहाँ कहाँ एडमिशन मिल जाता है जरा देखो। अगर आप केवीपीआई का एग्जाम क्रैक कर जाते हैं तो एडमिशन मिलेगा आपको IISc में। ऐसा नहीं कि कंफर्म एडमिशन होगा, IISc में एडमिशन की एलिजिबिलिटी आ जाती है। इसके लिए आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी केवीपीआई में, तब आपको IISc में एडमिशन मिलता है। बिकॉज IISc में नंबर ऑफ सीट्स ही 120 है बच्चों।
IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च के फील्ड में, उसमें आपको एडमिशन की एलिजिबिलिटी मिल गई है। वहाँ अगर आपकी रैंक डाउन है तो कोई बात नहीं, आपको IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च, इसमें भी एडमिशन मिलने की एलिजिबिलिटी हो जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका एडमिशन डन है, हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो IISc तो मैंने कहा कि इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या क्या है बता देता हूँ। या तो KVPI क्रैक कर होना चाहिए बच्चा, या फिर JEE एडवांस या JEE मेंस की टॉप रैंक्स में होना चाहिए, या फिर NET सेलेक्टेड होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है IISc में एडमिशन की। क्लियर। अब बात करते हैं कि सबसे इजी रास्ता है KVPY, क्योंकि वो प्योरली होता ही इसी काम के लिए है। अगर आप JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपकी अगर ओपन कैटेगरी में रैंक होनी चाहिए 250-300 के आसपास, तब जाके आपको वहाँ एडमिशन के चांस है। मतलब बहुत मुश्किल हो गया। IISER में एडमिशन की एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, या तो KVPI क्रैक हो या JEE एडवांस में टॉप 10,000 रैंक में बच्चा होगा। टॉप 10,000 रैंक वाले बच्चों को वहाँ एडमिशन एलिजिबिलिटी मिलती है। एडमिशन नहीं होता, एडमिशन की एलिजिबिलिटी है। अब IIT की नंबर ऑफ सीट्स बच्चों कितनी है, तो 13,000 समथिंग इस साल है। मतलब IIT में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 13,000 14,000 बन रहा है तो भी आप IIT में इजीली जा रहे हैं, हाँ या ना। और इस कॉलेज में एडमिशन की एलिजिबिलिटी है 10,000 रैंक IIT में होना चाहिए। इट मीन्स IIT में आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ आप फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी ले रहे हैं। तो केवल इस वर्ड से आप समझ चुके होंगे कि IISER भी कितना रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है। रिसर्च में इसी के जस्ट बाद इसी का नंबर आता है, और ये कई सारी जगह पे है इंडिया में, एक ही कॉलेज नहीं है, कई सारी जगह। तो KVPI वाला होगा, बच्चों को आराम से वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन है जहां पर इन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। लोकल कॉलेजों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो एडमिशन टॉप लेवल पे आपका बुक हो चुका होता है अगर आपको रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है तो। इसके अलावा और क्या फायदा है, तो सीधा सा फायदा है अगला, जो इसका फायदा मैं बता देता हूं। एक आई कार्ड इन बच्चों का इशू होता है, इन बच्चों का एक आई कार्ड इशू होता है। वो आइडेंटिटी कार्ड टिल स्टूडेंट लाइफ वैलिड होता है। ये बात बहुत अच्छी तरह सुनना, ये आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा, कोई गाइडेंस नहीं मिलता, कोई टीचर जनरली नहीं बताता। ढंग से सुनना, कितना बड़ा रेपुटेशन है। KVPY जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनका एक आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है, और वो आइडेंटिटी कार्ड टिल स्टूडेंट लाइफ वैलिड होता है। उस कार्ड के बेसिस पे वो स्टूडेंट पूरे इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यूज ले सकता है। मींस वहां का परमानेंट मेंबर बन चुका है। इट मींस आप पढ़ते कहीं पर भी हैं, बट आपको कल को इसरो के खुद के रिसर्च लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना है, लैब यूज लेनी है, कार्ड दिखाओ, डायरेक्ट एंट्री है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, IIT भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो इंडिया के सबसे टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सीधी एंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ द कार्ड। समझ लें क्या रेपुटेशन होगी। इवन बार्क में, इसरो में IAS ऑफिसर्स हों या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, उनको भी जब तक पास नहीं बनेगा ना, अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और आप वहाँ के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। समझ में आया बच्चों आपको रेपुटेशन क्या है इस एग्जाम की। इसके बाद अगर आप KVPI स्कॉलर हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करते हैं KVPI वाले बच्चे, तो ऑलमोस्ट सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी आपको डायरेक्ट पिक कर लेती है। सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट पिक कर लेती है। ये इसका एक और फ़ायदा मैंने बताया। आप अप्लाई करके देखो, अपने सीनियर से बात करो, आपको वहाँ टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज भी बोले KVPI स्कॉलर आ जा बेटा, हमारे पास आ जाओ। इसके अलावा KVPI वाले स्कॉलर्स बच्चों को इंस्पायर स्कॉलरशिप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। इस प्रोग्राम में, मतलब साइंटिस्ट प्रोग्राम होता है ये, एवरी ईयर साल में 2 बार ये प्रोग्राम कैंप होता है, इंस्पायर स्कॉलरशिप कैंप होता है ये। तो इस कैंप में साल में 2 बार है, मिनिमम 1 बार आपको अटेंड करना जरूरी होता है। इसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, आपका रहना, खाना, आना जाना सारा। और ये
ये कैंप कहाँ होता है? इसरो में, बार्क में, आईआईटीज में, आईआईएसईआर में, ऐसे टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर हमें विजिट करना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि मैं आईआईएससी में घूम के आया। आप अपने पूरे कॉलोनी में 1000 लोगों का सर्वे करो और बात करो कितने लोग आईआईटी या आईआईएससी में घूम के आए हैं। पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, क्लियर, आपको आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ के साइंटिस्ट आपको कैंप में ट्रेनिंग देते हैं, तो रेपुटेशन का आइडिया लग रहा होगा आपको बच्चों। चलो, ये कुछ मेन एडवांटेज की बात की। एक छोटा सा एडवांटेज और बोल दूं, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आज एप्लीकेशन करो आप एडमिशन के लिए, कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन से मना नहीं कर सकती। रिपीट कर रहा हूं, इंडिया की टॉप लेवल पे तो आपका एडमिशन बुक है, तो इसका मतलब बच्चा लोकल यूनिवर्सिटीज में जाएगा नहीं, बट आपका मूड बनता है कि मेरे को तो अपने होम टाउन को छोड़ के ही नहीं जाना। बोर्ड में आपका जो भी परसेंटेज हो, एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया नहीं दिया कोई मैटर नहीं करता, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे पर्टिकुलर प्रोग्राम में, यूनिवर्सिटी को आपको एडमिशन देना ही होगा। कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के लिए पूरे इंडिया में ना नहीं कर सकती। आइडिया लगा? आप सोचते होंगे सर आज तक तो हमने आईआईटी, नेट और दूसरे एग्जाम्स के बारे में सुना, आज ये क्या भूत आपने लाके खड़ा कर दिया। तो रियल में बहुत बड़ा भूत है, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को भूल जाते हैं, दूसरे एग्जाम्स के पीछे पड़े रहते हैं। अगला काम का टॉपिक लेता हूं मैं, अगला वो है सिलेबस। तो सिलेबस क्या है? तो सिलेबस देखो, पहली बात, डिफरेंट बहुत से एग्जाम्स होते हैं। इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, 2 ईयर जो पढ़ रहे हैं ना, उसके अलावा कोई सिलेबस में नहीं आता, ये पक्की बात है। चाहे आप केवीपीआई का दो, एक आईएपीटी का एग्जाम है, एक और वीडियो उस पर बनाऊंगा मैं, वो एग्जाम दो, जेईई का दो, नीट का एग्जाम दो, कोई भी दो, उसके अलावा कुछ नहीं आता। 11th में जब आप ऐसे ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो 11th तक का पूछा जाता है, बट वो इतना ट्विस्ट फॉर्म होता है कि आपको लगता है खतरनाक है। 12th में जब है तो जेईई नीट तक का जो पूरा सिलेबस होता है, मीन्स 11th और 12th का, वो इस एग्जाम में आता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो वो ही है, आउट ऑफ ट्रैक आप नहीं जा रहे हो। एक और फायदा है, इस साल ये एग्जाम है 31 जनवरी को, वैसे ही एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाता है, बट कोविड के कारण एग्जाम डिले हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नवंबर में एग्जाम हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, आपका अगर मान लो मेन गोल जेईई नीट भी है, तो भी उससे काफ़ी पहले ये एग्जाम हो चुका होता है। तो उससे पहले ये एग्जाम होने से आपका वार्म अप हो चुका होता है। आपको नहीं जाना, साइंटिस्ट नहीं बनना, पैसा कमाना, जाओ ना, कौन मना कर रहा है। इस रेपुटेड एग्जाम को क्रैक तो करके दिखाओ, क्रैक कर दिया मत जाओ, कौन कह रहा है आपको। बट अगर सीरियस प्रिपरेशन करोगे तो आपका जेईई नीट का परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो उस एंगल से ही आप इस एग्जाम को भर दो। कई बार बच्चा दोनों तीनों जगह सेलेक्ट हो जाता है, सोचता क्या करूं, डिसाइड उसी को करना है कि उसको कहाँ जाना है। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सेम है, जो आप पढ़ रहे हो उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये एक सिलेबस की बात की हमने। मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, डिटेल आपको हर साइट पे मिल जाएगी, केवीपीआई की ऑफिशियल साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। बट मेरा काम है आपको मोटिवेट करना कि केवीपीआई का एग्जाम क्यों दें। अगर कहीं मिस गाइड हो रहे हैं कि नहीं अलग सिलेबस है, तो वो गाइडेंस देना है, अदरवाइज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है बच्चों। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ। केवीपीआई का एग्जाम होता है, पहले रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम है, बाद में इसका इंटरव्यू होगा और बाद में इंटरव्यू होता है यहां। तो ऑनलाइन एग्जाम जो है, मान लो 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। सबसे पहले इसमें 100 मार्क्स में कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और कट ऑफ जनरली ओपन कैटेगरी का जाता है 50 to 60 के बीच में। जनरली 50 से कम तो चांस नहीं है, 60 के ऊपर भी जनरली नहीं जाता है, बट 55% के आसपास आप आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेते हो तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हो। और ये जो होता है 25 मार्क्स का, ये दूसरा एग्जाम होता है इंटरव्यू। मेरिट बनती है इन दोनों के ग्रांड टोटल के बाद फाइनली। मींस आपको पहला फेज क्लियर करना जरूरी है, फर्स्ट फेज क्लियर होने के बाद ही आप सेकंड फेज के लिए एलिजिबल हो, और फिर टॉप मेरिट आने के लिए आपको इन दोनों में टॉप रैंक पे आना जरूरी है। कई बच्चे, एक कॉमन बात होती है, कई बच्चे कहते हैं सर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो केवीपीआई में नंबर ऑफ सीट्स कोई फिक्स नहीं है,
ये मूड के ऊपर है, ऐसा नहीं कहेंगे कि मूड के ऊपर है। उन्हें लगता है कि इस साल इतने बच्चे एलिजिबल हैं उनके रिसर्च में आने के लिए, लगभग वो उतनी सीट्स निकालते हैं। मतलब ये काफ़ी हद तक वेरी करती है, कई बार 500 सीट्स होती है, कई बार 800 सीट्स होती है, कई बार 300 ही निकालते हैं वो। तो शायद उनको ऐसा लगता होगा कि इस साल हमारे लायक बच्चे शायद कम हैं, वो एनालिसिस कर ही लेते हैं। तो अप्रॉक्स सीट कितनी होंगी? 500 अप्रॉक्स होगी। 20-25% प्लस माइनस हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, 20-30% प्लस माइनस हो सकता है। तो सीट्स पे नहीं जाना, अपने अपने अंदर का कैलिबर डेवलप करो कि 100 सीट है तब भी मैं निकलूंगा, 1 सीट है तो भी मैं निकलूंगा, 1000 सीट है तब भी मैं निकलूंगा। तो ये आज का जो मेरा गाइडलाइन प्रोग्राम था केवीपीवाई के लिए, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के लिए, ये उन बच्चों के लिए है कि जिनको इस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। वो रटे पिटे 1-2 ही ट्रैक्स पे चल रहे होते हैं और अपना एक्चुअल ट्रैक भूल चुके होते हैं। बहुत से बच्चे हमें मिलते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं सर साइंटिस्ट बनना है, क्या करूं? तब बताते हैं कि भैया अगर पहले सोचा होता तो आज तो तू साइंटिस्ट बन के लाखों तो कमा रहा होता, और अपना नाम शायद एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और रमन वगैरह जैसे जो ग्रेट साइंटिस्ट है उनकी कैटेगरी में भी शायद दिखा चुका होता। और ये बात ऐसी नहीं है, मेरे खुद के पढ़ाए बहुत से बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ इस एग्ज़ाम में निकले हैं, टॉप 100 में पता नहीं कितने बच्चे मैं निकाल चुका हूँ इस एग्ज़ाम में, और आज साइंटिस्ट बने हुए बैठे हैं। पॉपुलैरिटी टाइम के साथ आएगी कि अभी 2-4 साल हुआ है उसको रिसर्च में, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई फर्स्ट ईयर में ही कोई वर्ल्ड फेम हो जाएगा, बट डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में मेरे खुद के जो स्टूडेंट हैं वो वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम करेंगे, मेरा नाम भी शायद होगा उनमें फिर, कि हम शैलेश सर से पढ़े हुए हैं। तो होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरह सीरियसली प्रिपेयर करना। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और बहुत रेपुटेड एग्ज़ाम है। थैंक यू।